नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भाग 10 आज हम पढ़ रहे हैं। सच में आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सबके लिए। प्लीज़ इसको पूरा ध्यान से सुनिए और अंत तक इसके सुन करके अपने साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते जाइए। आज का सबसे पहले है बात करेंगे हम यौगिक जीवन शैली के तत्वों के बारे में, यानी द कंपोनेंट्स ऑफ यौगिक वे ऑफ लाइफ, हमारा कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक घटक आता है आहार का, दूसरा है विचार, तीसरा है विहार और चौथा है व्यवहार और अंतिम है आचार। इन पांचों को एक एक करके हम समझने वाले हैं। जो विषय मैंने पहले पढ़ा दिया है उसको हम ब्रीफली समझेंगे और जो नया विषय होगा उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये बात करेंगे अभी आपके आहार एवं विहार के बारे में। पहला है आहार एवं व्यवहार। आहार के अंदर क्या आएगा आपका? आहार के अंदर हमने देखा योग में मिताहार को अपनाने की सलाह दी जाती है और मिताहार दो शब्दों के मेल से बना है, मित और आहार। मित का अर्थ हुआ लाभदायक, उचित तथा आहार का अर्थ हुआ भोजन, यानी इसमें आहार की मात्रा और पौष्टिकता भी शामिल की गई है। यानी मित का अर्थ एक होता है कम मात्रा में या संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, वो भी मिताहार कहलाता है। अब बात करते हैं मिताहार के अंदर हम आहार को 3 भागों में बांटते हैं। आहार को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला है सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार की जब बात करेंगे तो ये आहार वह आहार है जिसके सेवन से हमारे शरीर निरोग और मन प्रसन्न रहता है। ये भोजन न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है तथा इसमें ताज़े फल, हरी सब्जियां, छिलके युक्त दालें, अंकुरित अन्न व दालें, दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे घी, पनीर, दही आदि होते हैं। ये भोजन ताज़ा होने से स्वादिष्ट व आनंद देने वाला होता है। ताज़े फल और सब्जियों में प्राण ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में तेज और लावण्य यानी लालिमा का विकास होता है। यह आपके सात्विक आहार के बारे में हमने जाना। राजसिक आहार की बात यदि करें तो राजसिक जो आहार है इसमें भोजन के सेवन में मनुष्य में अधिक चंचलता आती है, अधिक चंचलता आती है। इस प्रकार के भोजन में अधिक मिर्च मसाले, खट्टे, ज़्यादा गर्म, खुशक तथा गरिष्ठ भोजन पदार्थ सम्मिलित हैं, जिसे हजम करने में, पचाने में कठिनाई होती है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड आदि प्रकार के भोजन इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा बात करेंगे तामसिक आहार। तामसिक आहार वह भोजन है जिसमें भोजन के गुणों की दृष्टि से सबसे निम्न श्रेणी का भोजन आता है। इस प्रकार के भोजन के सेवन से शरीर में आलस्य, रोग आते हैं, अति निद्रा, अकर्मण्यता यानी काम करने की इच्छा न होना आदि दोष उत्पन्न होते हैं। सभी तरह का जो बासी व रखा हुआ भोजन होता है, दुर्गंध, नशीले पदार्थ व प्राण ऊर्जा से रहित भोजन तामसी भोजन कहलाता है। ये इन सब का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ तक कि जैसा कहा गया है, यादृशम भक्ष्यते अन्नम बुद्धिर्भवति तादृशम, यानी जैसा भोजन करते हैं बुद्धि वैसी ही बन जाती है। इसको बहुत अच्छे से आपने कंठस्थ कर लेना है। यदि भोजन तामसिक होगा तो आपका जो ब्रह्मचर्य है यानी संयम आदि का पालन असंभव हो जाएगा, और यदि भोजन राजसिक होगा तो आपकी बुद्धि अधिक चंचल हो जाएगी। यानी हमारे को राजसिक और तामसिक दोनों ही योग साधना में बाधक हुआ। इसलिए हमें क्या करना कि सात्विक भोजन की ओर हमें अग्रसर रहना है। इसका मैंने पहले ही विस्तार से आपको बातें की है पुरानी वीडियो में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब भोजन का कार्य क्या है, भोजन काम क्या करता है।
ये भोजन जो है हमारे शरीर पर दो तरह से प्रभाव डालता है। एक तो शारीरिक स्तर पर, दूसरा है मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर की बात करें तो शारीरिक स्तर पर यानी ये शक्ति या ऊर्जा की प्राप्ति कराता है हमें, जिसमें आपके शरीर को बाह्य और आंतरिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। दूसरा इसका लाभ है शरीर के विकास के लिए। हमारे शरीर में हमेशा नई कोशिकाएं व तंतु बनते रहते हैं, जो कि शरीर के विकास तथा शरीर में होने वाली टूट फूट को ठीक करते हैं। तीसरा, शरीर का रोगों से बचाव। भोजन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और चौथा इसका लाभ होता है शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी भोजन की संतुलित मात्रा ही हम अपने दिन भर के कार्यों को ठीक प्रकार से कर पाते हैं, अन्यथा जल्दी थकावट हो जाती है। ये आप भोजन की एक सुचारू रूप से चलाने की शक्ति हुई। अब बात करेंगे मानसिक स्तर पर भोजन कैसे कार्य करता है। शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भोजन हमें मानसिक सुख और संतुष्टि भी प्रदान करता है। बाज़ार में कई बार भिन्न भिन्न पकवान आप खाते हैं, देखा होगा आपने। हम बाहर जाते हैं और बहुत सारा अच्छा ऑर्डर करके खा के भी आते हैं, परंतु आपको घर जैसा खाना जो शुद्ध है, सात्विक भोजन नहीं मिलता और खाने के बाद संतुष्टि भी नहीं होती। ये है मानसिक, क्योंकि जब हम कोई व्यक्ति भोजन बनाता है, बनाते समय उसमें उसकी भावनात्मकता भी उसमें जुड़ती है। जैसे घर में माँ भोजन बना रही है तो उसमें पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता जो है अन्न के प्रति, अपने बच्चों के विकास के लिए जो भोजन का निर्माण हो रहा है, तो भाव जो सद्भाव से वो अन्न ही ब्रह्म बन जाता है। तो यहाँ बाहर जो बाजार है वो एक बाजारीकरण है, उसके अंदर ऐसा भाव नहीं होता। वहाँ आपको इनकम देखा जाता है, सामने वाले को कैसे खुश करके इनकम लिया जाए, तो वहाँ ऐसा नहीं। इसलिए सात्विकता भोजन में गुणवत्ता दिखने होने पर भी वो आपको लाभकारी नहीं है, मानसिक संतुष्टि उससे नहीं मिलती। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो है बेमेल आहार, यानी इनकरेंट जो डाइट रहती है। यानी ये क्या है, जो भोजन हम करते हैं, बेमेल आहार से जो तात्पर्य है उस प्रकार का मिश्रित भोजन से है जिसका संयोग शरीर की, जो लिखा है यहाँ पर, संयोग शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब उसमें आपका दूध और नमक का संयोग आपने खूब सुना होगा। ऐसा करने से क्या है कि शरीर के अंदर नुकसान होता है। अब क्या है ये, कुछ पॉइंट्स आप इसको नोट करिए। पहला आता है बेमेल आहार में दूध के साथ खट्टे पदार्थ, फल आदि नहीं खाने चाहिए। ये व्यवहार में प्रचलन में आ गया है। यदि आपने मैंगो पी रहे हैं, मैंगो के साथ खट्टा फल है, ये मैंगो शेक बना के दूध मिक्स करके पी रहे हैं। और यहाँ तक कि आप बहुत सारे आपने फ्रूटों के साथ देखा होगा शेक बना के पीने की जो एक रिवाज जैसा बन गया है, एक ऐसा बाजार में स्वाद जीभ का ऐसा लग गया है, वो दोनों ही घातक आपके लिए। अब आता है दूध और नमक का एक साथ सेवन भी मना किया गया है। तीसरा, मूली, लहसुन व गरिष्ठ दाल के बाद, यानी आपने दाल खाई है, लहसुन मूली खाया है, तो बाद में दूध का सेवन नहीं करना, वो बेमेल भोजन कहलाएगा। चौथा है शहद, दही, खिचड़ी, खीर व शराब आदि का सेवन एक साथ न करें। कई बार देखते हैं दही भी खा रहे हैं, खिचड़ी, दोनों का मेल नहीं है। खीर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, और शराब पी रही हैं, बाद में शराब पिया पहले, फिर उसके बाद खाने के अंदर उसने दही भी ले लिया या उसने खीर खा लिया, तो ये बिल्कुल ही विरुद्ध आहार हो गया आपका। 5 नंबर में आपका आएगा शहद, घी व तेल आदि का साथ वर्जित नहीं, उचित नहीं है। अब आप शहद भी कोई दवाई औषधि में ले रहे हैं और घी के साथ तेल, अक्सर घर में तेल के अंदर सब्जियां बनती है और हम ऊपर से घी लेके खाते हैं। इसीलिए देखा जाता है आपको, भिंडी की सब्जी है जो घी में फ्राई हुई है, तेल में हुई है, तो उसके अंदर हम घी नहीं डालते। कारण इसका यही है
कि घी और तेल का आपस में संयोग से भोजन नहीं करना। अब अगला है, तले हुए गर्म भोजन के बाद ज़्यादा ठंडा पानी न पिए। अब तला हुआ भोजन, गर्म भोजन के बाद आपने ऐसा कुछ फ्राई आपने भोजन देखते हैं, तला हुआ भोजन के बाद ज़्यादा ठंडा पानी उसके बाद नहीं पीना। और अंतिम में आता है, बरसात के दिनों में मट्ठा व दूध से बने पदार्थ अधिक न खाएं, ये भी दिक्कत करते हैं, बेमेल आहार में आएंगे। अब बात करेंगे आहार संबंधित नियम, ये क्या है, आपके रूल्स रिलेटेड टू फूड। कुछ बातें आपको याद रखनी है। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए जब भी आप करें। रात्रि का भोजन सोने से 2 घंटे पहले करना है। आपने देख लेना है, मेरे को 8 बजे सोना है तो 6 बजे, 10 बजे सोना है तो 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। भोजन शांत मन से बिना किसी हड़बड़ी में के एकाग्रचित होकर करना। मन में तनाव लेकर कोई भाव विरुद्ध कैसी बातें सोचते हुए आपने भोजन नहीं करना। तीसरा, भोजन करते समय बातचीत व हंसना मना किया गया है, कभी कभी उसमें हानि होती है। इससे भोजन के श्वास नली में जाने से गले में धक्का आदि लगता है, जिससे कई बार लोगों की मृत्यु तक हुई है। इसलिए खाते समय आपने ध्यान से भोजन करना। अगला है, भोजन करते समय टीवी आदि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन पर ध्यान नहीं रहता और तथा व्यक्ति उससे प्राप्त होने वाली मानसिक संतुष्टि से वंचित रहता है। इसके अन्य दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसा आप सामने देखते हैं, आपकी विचार शक्ति भावनात्मक स्तर पर वैसा ही बनने लगता है। जो आप भोजन खा रहे हैं तो उसका भी संस्कार उस जैसा ही भाव के साथ बनता है। आप भोजन करते समय ध्यान रखें, आपका विचार, आपका भाव भोजन के अंदर होना चाहिए। उसके रसों का स्वादन करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। 5वां आता है, भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। जब इसमें रस मिल जाए, यहाँ तक जो कहावत है कि भोजन को हमें इतना चबाना है कि वो पीने लायक हो जाए, और पानी को इतना ऐसे खाना है जैसे आप रोटी खाते हैं, शिप शिप ले ले करके पानी को पीना है धीरे धीरे। तो इनका बड़ा ध्यान रखना है। भोजन खूब भूख लगे तभी भोजन के लिए बैठना है, अन्यथा भोजन नहीं करना। तो ये हुई विशेष आपके लिए आहार संबंधित बातें। अब पढ़ेंगे विहार। विहार जो आपकी पाठ्यक्रम में है, विहार क्या है? विहार से तात्पर्य है कि घूमना, घूमने को विहार कहते हैं। और दूसरा इसमें आता है, सभी क्रियाएं जो हम अपने शरीर और मन को विश्राम हेतु व तरोताजा करने के लिए करते हैं, जैसे खेलकूद, नाच गाना, कला, वन में विहार करना, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आपके विहार कहलाएंगे। अब इसी के साथ साथ आपको ये समझना है, कंपनी ऑफ पियोस सॉल्स ये क्या है? पवित्र आत्माओं का संग, यानी साधु संग करना, अच्छे सज्जनों का संग करना, वो भी क्या कहलाएगा? विहार कहलाएगा। और अब दूसरा, विहार के अन्य अर्थ भी लिए जाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को विहार कहा गया है, जहाँ कुल मिलाकर के पवित्र आत्माएं जहाँ रहती है, ऐसे स्थान, वो वहाँ रहना भी आपका विहार कहलाएगा। केवल मन बहलाने के लिए किया जाने वाला काम भी, कुछ भी आप करते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए कार्य करते, वो विहार कहलाता है। आनंद प्राप्त करने या मौज लेने के लिए घूमना, हम जाते हैं बहुत सारी पिकनिक के ऊपर, पर इसमें इतना ध्यान रखना है, आप जो भी कार्य करते हैं वो आपका एक योग संगत होना चाहिए, उद्देश्यात्मक होना चाहिए। अब जितना भी हमने देखा, योग में उपरोक्त जितनी भी क्रियाएं का साथ साथ शरीर को शांत व विश्राम प्रदान करने का हेतु बहुत सी योगी क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, आपका शरीर के अंदर भी और शांत करने के लिए। इसके लिए कुछ आसन, प्राणायाम, संगीतमय ध्यान व श्वासन, योग निद्रा की क्रियाएं, जिसके प्रतिदिन के अभ्यास से शरीर की थकावट दूर होती है तथा हम स्वयं को तरोताज़ा महसूस करते हैं। ये विहार के एक नियमावली में आना चाहिए। जैसे भी आप सुबह भ्रमण करें, आपकी दिनचर्या के साथ जो विहार
का कार्य है उनमें ये सब शामिल रहे। अब बात करेंगे आपके आचार की। आचार क्या है? आचार से तात्पर्य हमारी आदतें हैं, दृष्टिकोण है आपका, भावनाओं और संवेग के प्रदर्शन से है। कई बार देखा गया है कि बहुत अध्ययनरत जो स्टडी में लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर अत्यधिक क्रोध व तनाव के कारण स्वयं को भी और दूसरों के लिए समस्या का कारण बन जाते हैं, उत्पन्न करते हैं। इतना बड़े, जैसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चूजी है, यानी खाने के अंदर भी बड़े नुस्ख करता है, रहने में, साफ सफाई में बड़ा एक नखरेबाज जो हम कहते हैं। आचार आपका, इसलिए तो एक आचार्य शब्द आपने सुना होगा, आचार्य शब्द। आचार्य का अर्थ यही होता है, आचारम ग्राहेति इति आचार्य, जो अपने आचरण से सामने वाले को सिखाता है वह आचार्य कहलाते थे। इसलिए जितने अध्यापक हमारे रहे हैं आचार्य, यानी वो अपने जीवन से दूसरों को शिक्षा देते, तभी घरों में कहा जाता है बड़ों को वही कार्य करना चाहिए जो उचित हो, ताकि छोटे बच्चे जो देख रहे हैं उनको, वो उनसे सीखते हैं, फॉलो करते हैं। अब ध्यान रखना है आचार में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो आप एक बार देखिए। योगाभ्यास के पालन से एक विद्यार्थी बहुत सी अनावश्यक बातों से स्वयं को दूर करने लगता है। अब बहुत सारी जब बातें आप उनको योगासन करवाते हैं तो विद्यार्थी उनसे दूर होता है, क्योंकि योग में सदसंगति पर विशिष्ट बल दिया जाता है। यानी सदसंगति का अर्थ होता है अच्छी संगति करें। आपका, यानी जो मैंने अभी कहा, कोई आपका एक मॉडल है, यानी आदर्श व्यक्तित्व का आपने संग करते हैं, जिससे आप सीखते हैं, उस पर बल दिया जाता है। कुसंगति के कारण कई बार अच्छे विद्यार्थी भी गलत कार्यों में मिल जाते हैं, इसलिए आचार का ध्यान रखना। इसलिए साथियों का चुनाव करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। आपकी कंपनी किसके साथ है? अध्ययन के साथ साथ हमें अपने आचरण की इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए तथा अपनी भावनाओं पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए। योग में अपने प्रति व दूसरों के प्रति प्रदर्शन में सकारात्मक भावों पर विशिष्ट बल दिया जाता है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। क्योंकि यहाँ कहा जाता है आचार उसको इतना शुद्ध होना चाहिए, आत्मवत परदारेषु, कितना आत्मवत, जैसे आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडितः, ऐसा एक वाक्य आता है मनुस्मृति में। यानी अपने समान दूसरों को समझना, जैसे अपने प्रति व्यवहार आप चाहते हैं, आचरण चाहते हैं, ऐसा ही आप दूसरों के प्रति जब हम जानते हैं, उनके प्रति करते हैं, तो वो शुद्ध एक पंडित के रूप में उसे जाना जाता है। योग में यम नियम का पालन सर्वप्रथम बताया जाता है, क्योंकि ये आपके आचार व्यवहार की बातें होती है यम और नियम में। जो उसमें हमारे नियम है आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो आपका रहता है। ऐसे ही शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है, इनका पालन आपको एक ईमानदारी से करना है। इसके साथ साथ और आचरण को नियंत्रित व अनुशासित करने वाले सभी व्यक्तिगत व सामाजिक नियमों के पालन का सुझाव आपको दिया जाता है। ये हमने जाना। इसके लिए साथ साथ अब पढ़ेंगे, आपका आचार का प्रकरण कंप्लीट है। अब पढ़ेंगे विचार। विचार के बारे में आप क्या समझते हैं? विचार, योग में सकारात्मकता विचारों के महत्व को माना गया है। अब योग आप कर रहे हैं, आपकी सकारात्मकता विचारों के महत्व को माना गया है। वस्तुतः योग ही केवल एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें सर्वप्रथम विचारों की शुद्धि पर बल दिया गया है। जिसे आपने पढ़ा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, ये पातंजल योग सूत्र का प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। इसमें स्पष्टता से कहा, योग का मत है हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को नियमित करते हैं। आपका विचार कैसा है और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए योग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चुनाव पर बल देता है कि आप क्या कौन सा क्षेत्र चुन रहे हैं, उस पर बल देता है। अर्थात क्या आप खाएं हैं, क्या न खाएं,
क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, क्या देखें क्या न देखें, तथा क्या सोचें और क्या न सोचें, इनका बड़ा आपके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा समझिए, सबसे पहले जब भी व्यक्ति आप स्थान पर बैठे हैं, कर्मों की जो प्रक्रिया ऐसे बनती है आपके व्यवहार की, पहले उसके व्यक्ति के अंदर भाव उठते हैं। भाव ऐसे उठते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता आपके अंदर क्या भाव जागृत हो रहे हैं। भाव जब बहुत ज़्यादा बार बार उठने से आपके वो विचारों में कन्वर्ट होते हैं, आप विचार करने लगते हैं, विचार में आते हैं। जैसे ही विचार बनता है तो आप उसको प्रकट कर देते हैं, बोल करके बोल देते हैं आप विचारों को। और जब जैसे ही प्रकट करते हैं वो आपके कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका कर्म कहलाता है। इसलिए आपका भाव, आपका विचार, विचार से क्या बना आपका कर्म, कर्म जो आप करते हैं वो अच्छा बुरा वो आपका डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर। इसलिए जो हमारे भाव हैं, मन में जो भी बातें उठती हैं वो आपके खान पान से उठती है। जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, वो सारी की सारी बातें आप एक क्रम से देखेंगे। हमारा इनका पूरा योग शास्त्र पर यानी आपकी यौगिक जीवन शैली पर, आपकी साधना पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे इसी के साथ साथ, देखिए आपने विद्यार्थी प्रतिदिन, इसी की बात कर रहे हैं विचार की, विद्यार्थी प्रतिदिन कुछ मिनट के दैनिक ध्यान अभ्यास के द्वारा मन में उठने वाले विचारों के बारे में गहराई से जानने लगता है। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि हम प्रतिदिन जो भी सोचते हैं उसमें 90% जो होता है वो व्यर्थ होता है, निरर्थक होता है। काल्पनिक और यथार्थ से हम दूर होते हैं वास्तविकता से। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम व्यर्थ की बातें ज़्यादातर दिन भर में विचार करते हैं, सोचते हैं। कई बार ये अनियंत्रित विचार हमें भय, क्रोध, तनाव की स्थिति में ले जाते, जो मैंने कहा वो कर्म करता है तो ऐसे में कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिससे उसको बड़ा शर्मिंदगी होती है, गलत दिशा में वह चल पड़ता है। और योग के सभी जो अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान व अंतर्दर्शन के द्वारा हम अपने मन को में उठने वाले विचारों को प्रतिदिन देखने लगते हैं तथा स्वयं हमें उनकी निरर्थकता का, हमें ये व्यर्थ है, ये बेकार है, ऐसे अपने आप विचार हमें समझ में आने लगते हैं। इसलिए विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते समय क्या करना, विचारों को अच्छा करने के लिए पुस्तक पढ़ते समय कई बार किसी विचार व भावना में इतने कई बार अपने आप ही खो जाता है पढ़ते पढ़ते कि अध्ययन से वह दूर चला जाता है। सामने पुस्तकें होती हैं, काम कर रहा है, कई बार हम पूजा करते हैं पर हम अपने अंदर से कहीं दूर चले जाते हैं और घंटों उसी विचार में वह डूबा रहता है, अपनी एक अनेक कल्पना में। अतः योगाभ्यास के द्वारा हम अपने मन को, बर्बादी को रोक कर समय पर उचित प्रबंधन यानी अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका विचार, जिसे हम कहते हैं विचार क्रांति है। जैसा आप विचार करते हैं वैसी आपकी सृष्टि होने लगती है। तो विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है इसमें व्यवहार। व्यवहार का यानी व्यवहार संशोधन कहा गया, यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन को व्यवहार संशोधन। व्यवहार क्या है? कात्यायन जो ये जैसे शब्दकोश का व्याख्याकार होते हैं, ऐसे शब्दकोश इन्होंने डिक्शनरी बनाया। कात्यायन ने इस प्रकार किया, वी व है ना, वी व हार। वी का अर्थ होता है विभिन्न, वी का अर्थ लिया विभिन्न, तथा अव का अर्थ होता है संदेह, तथा हार का अर्थ हरना यानी दूर करना। दूर को बड़ी ऊ की मात्रा रखनी है, दूर करना। अर्थात ये जो व्यवहार है विभिन्न प्रकार के संदेहों को दूर करता है। ऐसा व्यवहार होना चाहिए आपका, विशिष्ट प्रकार का विहार, यानी आपका घूमना फिरना, जो भी कुछ भी कार्य करते हैं वो आपका व्यवहार कहलाएगा। तो वो सामने के देख करके, सामने के लोगों को पता चल जाता है कि उसका व्यवहार देख करके कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है। माता पिता का नाम पूछने की इच्छा करते हैं लोग बाग उसको देख करके, उसके कार्य को देख करके। तो वो हमारा ये है, विभिन्न प्रकार के संदेहों को, आपके डाउट्स को दूर कर देता है। उसका व्यवहार देखने से हमें ये पता चलता है। अब इसकी साथ साथ आप देखेंगे कि हमें
व्यवहार करते समय कर्मों और विचारों में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी इन डीड्स एंड थॉट्स की बात की जाती है कि आप जो भी कर्म करें, आप जो भी विचार करें, उनमें सकारात्मकता होनी चाहिए। ये व्यवहार में जरूरी है। महर्षि अब जब इसमें देखते हैं हमारे अर्थशास्त्री चाणक्य के अनुसार बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है। कोई भी हो, एक्स वाई, छोटा बड़ा, उसमें कोई रंग रूप भेद नहीं है, पुरुष स्त्री का भेद नहीं है। अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इसमें जरूरी नहीं कि अमेरिका में रहने वाला कोई महान कार्य नहीं कर सकता और हमारे भारत में रहने वाला नहीं कर सकता। कहीं भी कोई भी क्यों ना हो, वो अपने व्यक्तित्व, अपने कार्यों से महान होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारा व्यवहार है, ये चयन आपने करना है। महानत्व को प्राप्त करना है, अच्छा बनना है, तो आपने स्वयं एक निर्णय लेकर कार्य करें। व्यवहार हमारे आचरण को क्रियात्मक पक्ष है, आपका एक क्रियात्मक पक्ष है। अर्थात जो बातें मैंने पहले कही, आहार, विहार, आचार, विचार, हमारे व्यवहार का प्रदर्शन होता है इनसे। योग में कर्म पर विशिष्ट बल दिया गया है, कर्मों के ऊपर कि आप कर्म क्या करते हैं उस पर विशिष्ट बल दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में आता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बार बार कहावत सुनते हैं ना, जैसा आप करोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए कर्मों में 3 प्रकार बांटे, आपका सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ये राजसिक कर्म क्या है, सात्विक कर्म क्या है, इनको अभी आपने थोड़ा थोड़ा एक बार समझ लें। सात्विक कर्म से तात्पर्य यानी उच्च व श्रेष्ठ कर्मों से है, अर्थात हमारे कार्य दूसरों को सुख देने वाले हों, सुख प्रदान करने वाले व हितकारी होने चाहिए तथा स्वयं का भी उत्थान करने वाले होने चाहिए। ऐसे कार्य औरों का भी भला हो और स्वयं का भी आपका उत्थान हो। जैसे हम कहते हैं ना, योग करें, स्वयं का भी लाभ होगा और दूसरों को भी स्वास्थ्य मिलेगा, है ना। पेड़ लगाते हैं, अपने लिए भी है स्वास्थ्य मिलेगा और दूसरों को भी स्वास्थ्य मिलेगा। पर उपकार जो होता है, उसी तरह का जो भाव आप लेते हैं, करते हैं कार्य। जैसे गाय दूध देती है, अपना भी उसको उत्थान होता है कि वो हल्का हो रहा है, फिर ऊपर से दूसरों को भी लाभ। नदी बहती है, सब जो बातें बहुत सारी हैं। तो वो सात्विक कर्म का मतलब यही है। अब बात करते हैं राजसिक कर्म। राजसिक कर्म जो होता है हमारा, तो उसके अंदर क्या रहता है कि आपका विद्यार्थी को कर्म करते समय प्राथमिकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो भी विद्यार्थी कर्म करता है उसको प्राथमिकता को ध्यान में रखना है। अर्थात हमें कर्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ये सात्विकता में, आपके व्यवहार में, क्योंकि आप कल शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षक होते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और एक विद्यार्थी के लिए अपने विषय से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ कार्य उसके लिए नहीं है। ये सात्विक कर्म की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके लिए अतः पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से के साथ समय का प्रबंधन कर वो अपना टाइम का मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाए और अध्ययन करना उसको चाहिए। ये उसके फर्स्ट प्राथमिकता है और फर्स्ट उसका यही कर्तव्य है। जो व्यक्ति समय की बर्बाद करते हैं, वे लोग बाद में आने वाला समय भी उनको वही दोहराता है और समय उनको खराब करता है। कर्म योग हमें एक शिक्षा ये भी देता है, यदि आप कर्म योगी हैं, क्या देता है कि हम अपनी पूरी शक्ति से अपने कार्य को करें तथा उनका परिणाम जो भी कुछ भी हो वो हमें संघर्ष उसका स्वीकार है, पर अपने लक्ष्य से हम नहीं हटेंगे, नहीं डिगेंगे। तो ये आप अपना ध्यान रखना है। राजसिक कर्म मैंने बता ही दिया, ये एक संसार को अपने राग और द्वेष को पैदा करता है, भागदौड़ पैदा करता है। तामसिक कर्म की बात करेंगे तो ये भी आपके शरीर में आलस्य है, प्रमाद है, बहुत सारे ऐसे दुष्ट कार्य हैं। बिना विवेक विचार किए, बिना सोचे समझे हम अपने ही स्वार्थ को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, वो सब कार्य तामसिक कार्य होते हैं। इस तरह से योग का पालन कर हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। ये आपने पूरा एक पैकेज की दृष्टि से समझिए, ये पूरे योग
के हमारे जो घटक थे मुख्य मुख्य, तो आपने ये सब ने जाना। और ये जीवन शैली के हमारे प्रमुख घटक हैं, इनका कंप्लीट आपको पालन करना पड़ेगा। यदि हम किसी का ट्रीटमेंट भी करते हैं, चिकित्सा भी करते हैं, तो आपको आहार से लेकर उसका व्यवहार क्या है, उसका आचरण क्या है, अंत तक पूरा आपको एक एक बारीकी से समझना पड़ेगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।